क्या रूस ने भारत को तेल और हथियार डील रद्द करने की धमकी दी है? यह जानकारी सुनने के बाद में आपको एक बार के लिए तो ऐसा लगेगा कि यार क्या बात कर रहे हो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब रूस हमारे लिए ऐसा सोच सकता है क्या कि वो हमसे ये कह दे कि नहीं, तेल भी नहीं देंगे और जाइए और वेपन भी नहीं देंगे? मतलब बॉल तो इस समय हमारे कोर्ट में है। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में क्या खबर है मैं बताता हूं। असल में ब्लूमबर्ग नामक एक समाचार पत्र है, वेस्टर्न वर्ल्ड का है, यानी यूरोप और अमेरिका द्वारा रन है। इसके अंदर एक खबर प्रकाशित हुई है और इसमें क्या लिखा गया है, रशिया पुशेज इंडिया फॉर हेल्प टू अवर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल आइसोलेशन। पुशेज, अब देखिए इस शब्द का भारत के अंदर अनुवाद करते करते अर्थ निकाल दिया गया कि धमकी दी गई है। अब इसको आप इधर और अखबारों में देखें तो आप इधर देखिए, वायर लिखता है रशिया इज पुटिंग प्रेशर। तो ये पुशेस जो शब्द है ये एक्सपेंड होकर बन गया पुटिंग प्रेशर। और पुटिंग प्रेशर ये अपन इंग्लिश में एक शब्द पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट शब्द होते हैं ना वो कितने, जैसे कि ना उसने राम ने श्याम से कहा कि ये पेन मुझे दे दो, राम ने श्याम से कहा ये पेन मुझे दे, राम ने कहा नहीं दिया तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। वो जो लगातार बनते चले जाने वाले शब्द हैं। तो ब्लूमबर्ग ने एक खबर प्रकाशित की, रशिया पुशेज इंडिया, रशिया ने पुश किया है इंडिया को। पुश का मतलब होता है, हिंदी का शाब्दिक अर्थ निकालते हो तो वो तो कुछ और ही निकल जाएगा। उसका मतलब है कि इन्होंने हमसे कहा है कि आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है। अब इस स्थिति को यहां क्या लिखा गया है, पुटिंग प्रेशर। तो पुश को पुटिंग प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया गया और यहां पहुंचते पहुंचते प्रेशर्स इंडिया फॉर हेल्प टू अवर्ट। तो प्रेशर, तो ये जो पुश है ना ये प्रेशर में कन्वर्ट हो गया साहब। एक होता है पुश, एक होता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब दबाना होता है, पुश का मतलब धकेलना होता है, बढ़ाना होता है, ठीक है ना। आप किसी को पुश करते हैं कि भाई थोड़ा इसको पुश करो ताकि ये आगे बढ़ सके। जैसे आप में से होता है ना, सर मोटिवेशन थोड़ा सा नहीं आ रहा, आप हल्का सा पुश दे देना तो मजा आ जाए, यानी कि आप मुझे हल्का सा भी सहारा दे दें तो मजा आ जाए। तो रशिया ने इंडिया से कहा है कि भाई मुझे FATF के फाइनेंशियल आइसोलेशन से बचा लो। खबरें कहां तक पहुंच गई उसका आपने अनुवाद देख ही लिया होगा। अब ये क्या कहानी है तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं, अखबारों में क्या छपा है पहले वो जान लीजिए। तो साहब बात ये निकल कर आ रही है ब्लूमबर्ग के अंदर छपी एक खबर के अनुसार कि रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियार डील कैंसिल करने की धमकी दी है। क्या कहा है कि यदि जून तक रूस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में अगर आ गया तो फिर भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाई साहब ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। अगर रूस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आ गया तो भारत जो है वो रूस से तेल और वेपन नहीं ले पाएगा, रूस देना बंद कर देगा। पहला तो यहीं पर स्पष्टीकरण सुन लीजिए ब्लूमबर्ग ने जो भी दिया है, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए FATF के अंदर भारत निर्णायक देश नहीं है। हाँ, FATF के हम मेंबर हैं और बाय द वे FATF क्या है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन भारत कोई निर्णायक देश नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि FATF के नाम पर भारत से यह कहना कि भारत थोड़ी रूस को सैंक्शन कर रहा है, भारत थोड़ी इसको ब्लैकलिस्ट में डाल रहा है, ऐसी स्थिति में भारत से कहना अगर मैं ब्लैकलिस्ट में आ गया तो तुम्हें तेल या रूस वो नहीं दूंगा, इसका अर्थ का अनर्थ ही है, ये कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अखबारों में सुर्खियां बननी थी तो सुर्खियां बन गई। फिर अब दूसरा पॉइंट ये निकला जाता है कि अच्छा ऐसा नहीं रहा होगा तो हो सकता है रूस ने भारत से मदद मांगी हो। हाँ, ये बात जरूर बनती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, तो हमने इसको काफी ज्यादा आपसे जब पाकिस्तान के विषय पर चर्चा किया है तो काफी बार डिस्कस भी किया, हमने आपको बताया भी है पाकिस्तान के केस में, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की बात, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात। और हमने आपसे कहा भी है कि मतलब ये तमाम देश जितने भी हैं ये कोशिश क्या करते हैं कि जिनके यहां पर भी आतंक प्रायोजित कराया जाता हो उन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उठा करके ब्लैक लिस्ट कर देती है या ग्रे लिस्ट में डाल देती है। तो इस स्थिति में सवाल यह बनता है ब्लैक लिस्ट करने का अर्थ क्या निकलता है। इसका मतलब है दुनिया का कोई भी देश वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, दुनिया की कोई संस्था उसे लोन नहीं देगी। अगर ऐसा है तो जनाब ये बताइए रूस में अभी कौन सी कंपनी मेहरबान हो रखी है लोन देने के लिए? रूस तो वैसे भी किसी से लोन की आशा नहीं करता क्योंकि सब जगह आपने रोक लगा रखी है, पहले ही फाइनेंशियल आइसोलेशन में तो उसे डाल रखा है। अब ये खबर आ कहां से गई, तो किसी रशियन अधिकारी के हवाले से खबर ब्लूमबर्ग ने निकाली और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ ये हो जाएगा और हमारे यहां बात का बतंगड़ बन गया है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट सभी की नजर में होगा और उसी कन्फ्लिक्ट के चलते FATF के द्वारा रशिया को मेंबरशिप से भी हटा दिया गया था। तभी हटा दिया गया था फरवरी 24, 2023 की आप ये खबर देख रहे हैं लास्ट अपडेटेड, लेकिन जिस समय युद्ध शुरू हुआ था उसी समय इनको बाहर कर दिया गया था, रशिया को निकाल दिया गया था। अब जिन्हें FATF के बारे में डिटेल में जानना है तो जो हमारा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला, जहां पर हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा तैयारी के लिए आपकी क्लासेस शुरू करेंगे,
आप वहां पर पहुंच करके हमारी जो इन्फोग्राफिक्स डली हुई है ना, वहां से इन्फोग्राफिक्स सभी के डाउनलोड कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन, जो भी बड़े सेशन यहां पर काम के आते हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे FATF हो, हमने सब पर इस प्रकार की जानकारी डाल रखी है। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इतिहास क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट कार्य करने वाली और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने वाली संस्था है, जिसे G7 मीटिंग के अंदर डिसाइड करके स्थापित किया गया था पेरिस के अंदर। इसका काम क्या है, दुनिया के अंदर यह देखना कि जो लोन का पैसा है वो कहीं गलत प्रयोग में तो नहीं लिया जा रहा है। आफ्टर 9/11 अटैक, US the FATF in 2001 expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing। पहले तो ये हुआ करता था कि जो पैसा मिला उसकी मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या होता है, जिस प्रयोजन से आपने पैसा लिया उस प्रयोजन में उपयोग ना करके उसका कहीं और प्रयोजन में उपयोग हो रहा हो। जैसे पैसा मिला आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए और आप पता चल रही है उसका वेपन खरीद लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या होता है, देश के अंदर पैसा मिला, टैक्स बचाने के लिए आपने उसका कोई रीराउटिंग कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग। टेरर फाइनेंसिंग, उस पैसे का आतंक में उपयोग कर लिया। ऐसी स्थितियों को FATF निगरानी रखता है और यह कोशिश करता है कि इस तरह से इसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, अच्छा, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, पेरिस के अंदर है। और FATF की रिकमेंडेशंस जो हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दी। कुल 39 मेंबर हैं, जिसमें से इंडिया भी यहां पर मेंबर के रूप में। तो मैंने सारी जानकारियां आपको यहां पर लिख के दे दी हैं। ये हमारा जो PDF आपको मिलेगा ना, अंकित अवस्थी सर नाम से टेलीग्राम चैनल पर या हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, वहां पर ये सारी जानकारी हमने आपको एक ही फाइल में दी हुई है। ठीक है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, 3 बार मीटिंग होती है, कई बार हम लोग इसके बारे में बता चुके हैं। फिलहाल तो मुद्दे के बारे में बात की जाए तो इतनी है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्दे के पीछे रूस, भारत सहित ग्लोबल साउथ, यानी कि अपन लोग वो देश हैं जो साउथ कहे जाते हैं दुनिया की तुलना में। साउथ क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हम लोग तुलनात्मक रूप से कम डेवलप्ड देश हैं, या फिर यह कहा जाए कि हम वो देश हैं जो कि नॉर्थर्न कंट्रीज की तुलना में कम पैसा रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें से कई देशों को रूस दबाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा होता है तो रूस पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। आपको जानकारी के रूप में बता दूं कि पिछले 5 साल में भारत ने $13 बिलियन के रूस से वेपन खरीदे हैं। भारत के लिए ऑयल के क्षेत्र में भी रूस नंबर 1 सप्लायर रहा है, तो वेपन के क्षेत्र में भी नंबर 1 सप्लायर रहा है। 11 मई की खबर है कि रशिया ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो 10 गुना 2022 की तुलना में हमारे बढ़ चुका है। रूस की चेतावनी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये केवल कहने के लिए रूसी अधिकारी के हवाले से कही गई खबर केवल कहा गया है, जबकि इस बात का कोई तर्क नहीं है। लेकिन चूंकि अखबारों ने इसे उठाया तो मैंने आपके सामने इसे लाने का प्रयास कर दिया है। ठीक है ना, अच्छा, फिलहाल के लिए रशिया की चूंकि आर्थिक स्थिति लगातार डिटोरिएट होती जा रही है, दुनिया भर के जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसे अपने सिस्टम से दूर करते जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाएं होना लाजमी है। क्या FATF के प्रतिबंधों का रूस पर नकारात्मक असर पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, जिस जिस देश के ऊपर फाइनेंशियल एजेंसीज अपना लोन देना बंद कर दें या फिर अपनी सहायता बंद कर दें, तो चाहे इन्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना हो या इन पर सैंक्शन लगाना हो, यह सब रूस की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास में से एक है। ठीक है, अब एक चीज और निकल कर आ रही है और वो क्या है, हाल ही में G7 के अंदर यह डिसाइड किया गया, जो कि हिरोशिमा के अंदर हो रही थी, वहां पर यह डिसाइड किया गया कि भाई रशिया का जो डायमंड है उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाए। आपको पता होना चाहिए भारत रूस से जिन प्रमुख वस्तुओं का आयात करता है उनमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिलहाल के लिए टॉप पर चल रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजर चलता है। तीसरे नंबर पर, हालांकि वेपन एक अलग कैटेगरी रख लो क्योंकि वेपन तो हम पूरी दुनिया की तुलना में रूस से ज्यादा लेते हैं, लेकिन जिन जिन प्रोडक्ट्स को हम खरीदते हैं उनकी बात अगर हम करें तो हम रूस से सबसे ज्यादा जिन सामानों को खरीदते हैं उनमें ऑयल सबसे ऊपर आ रखा है इन दिनों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पर आता है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बोले तो उर्वरक। तीसरे नंबर पर आता है डायमंड्स। अब आपको मालूम होना चाहिए डायमंड्स का जब हम आयात करते हैं तो गुजरात के सूरत में, गुजरात के अंदर सूरत नामक अगर शहर आपको जानकारी में है तो बेहतर है, नहीं तो आप जान लीजिए कि वो डायमंड कैपिटल है इंडिया की एक तरह से। क्यों? क्योंकि वहां पर लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो डायमंड की घिसाई कटाई का काम करते हैं और डायमंड की घिसाई और कटाई करके उन्हें मनोवांछित आकार देते हैं और उस आकार के परिणाम स्वरूप उनके वस्त्र आभूषण बनते हैं। जो आभूषण आप लोग धारण करते हैं वो डायमंड तो इंपोर्टेड है, कटिंग जो है उसकी इंडिया में होती है। तो उस कटिंग को करने वाले जितने भी लोग हैं उनके जीवन पर असर पड़ जाएगा यदि
रूस से द्वारा मंगाए जाने वाले जो डायमंड्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लग गई। तो आप इधर देख सकते हैं, फ्रेश सैंक्शन ऑन रशियन डायमंड पुट 1 मिलियन जॉब एट रिस्क। ये एक दिन पुरानी खबर है। 1 मिलियन जॉब इंडिया के अंदर दिक्कत खड़ी कर जाएंगे, क्योंकि हिरोशिमा के अंदर जो अभी G7 की मीटिंग हुई थी वहां पर यह डिसाइड किया गया था कि G7 देश अब रशिया से डायमंड उद्योग पर भी इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाएंगे, जिसके चलते इंडिया में बड़ी टेंशन देखी जा रही है। हालांकि इस विषय के ऊपर भारत की राय क्या रहेगी ये तो आपको पहले भी पता है। भारत ऐसी स्थिति में किसी भी प्रतिबंध को नहीं मानता है, ना पेट्रोलियम के केस में माना, ना किसी और केस में मानेगा। इसका कोई ना कोई राइट साइड मैप निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्लैकलिस्ट हो भी जाता है और रूस ने भारत को चेतावनी दी है, देखिए पहली बात तो यह है कि यह बात संभव ही नहीं है कि रूस भारत को चेतावनी दे, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का मतलब अगर ये बात गलती से सही निकल जाए, ऐसा कहते हैं ना कि सर अखबारों ने लिखा मान लो बाई चांस सही निकल गई तो क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत का रूस से संबंध खराब होगा और ऐसी स्थिति में भारत नैसर्गिक रूप से वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भारत रूस के साथ फिलहाल क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है रोसानेफ्ट और दूसरा है नायरा एनर्जी। ये दोनों भारत के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इवन रोसानेफ्ट नामक जो कंपनी है वो तो इंडिया में रिफाइनरी भी लगाने वाली है, और नायरा का तो आपने पेट्रोल पंप कई जगह देख ही लिया होगा। इसके साथ साथ भारत को रूस सैन्य हथियार और उपकरण बेचता है। साथ में एरो इंडिया जो समिट हुई थी अभी, उसके अंदर इन्होंने भारत के साथ मिलकर के हवाई जहाज बनाने के ऊपर भी इच्छा व्यक्त की थी। भारत का जो कुडानकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके अंदर टेक्नोलॉजी और ऊर्जा का जो सहयोग है वो हमको रूस देता है। उत्तर दक्षिण व्यापारिक गलियारे, आपको मालूम होगा रूस से लेकर के इंडिया तक नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांजिट कॉरिडोर की बात चल रही है INSTC की, जिसके अंदर हम ईरान के माध्यम से होते हुए सामान लेकर के इंडिया तक मंगाएंगे, तो उसकी जुड़ी हुई कार्गो प्रभावित सेवाएं जो है वो प्रभावित हो सकती हैं। इसके साथ साथ भारत के साथ जितने भी व्यापार संबंध है, चाहे इन्वेस्टमेंट के हों चाहे फर्टिलाइजर संबंधी हो, उन सब के ऊपर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। यह विमान की कहानी हमने आपको पहले भी अंकित इंस्पायर इंडिया पर कराई हुई है। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में एक क्वेश्चन है, FATF के अंदर किस व्यक्ति को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, तो T राजा कुमार है, भारतीय मूल के हैं, उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मेरे तमाम साथियों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि इस सप्ताह के अंत तक या फिर मतलब इस महीने के अंत तक, अब 5 दिन तो बचे हैं इस महीने के अंदर, हम सारी की सारी आपको लेक्चर डिटेल, क्लास प्लानिंग, सारी RAS की सारी डिस्कस कर देंगे, बता देंगे कि किस प्रकार से क्लासेस कहां कहां चलने वाली हैं। पहले अवेयर करा दूं कि मैक्सिमम क्लासेस हमारी एप्लीकेशंस पर चलेंगी, और चूंकि अब परीक्षा आने ही वाली है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको असुविधा हो। सीधी की सीधी क्लासेस लॉन्च होंगी और उन क्लासेस के अंदर आप सेम डे से दाखिला लेना शुरू कर दें। हम जल्दी ही एडमिशन अनाउंस करने वाले हैं। आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़ करके राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का मन बना चुके हैं, मैं आपको बता दूं अच्छे से, क्योंकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए साथियों हमारे द्वारा जो भी सुविधाएं आपको दी जाएंगी वो इस प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर दी जाएंगी, और यह अपेक्षित है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा का प्रीलिम्स होगा, जिसको संपूर्ण देश के तमाम जगह से उपस्थित विद्यार्थी दे सकते हैं। पूरा सब्जेक्ट उसके अंदर जो पढ़ाया जाएगा उसको गारंटीड तरीके से मैं आपके सामने कवर करूंगा, और ये अश्योर करते हुए कवर करूंगा कि आपका उसमें से निश्चित ही सिलेक्शन सुनिश्चित हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ लें। तब तक के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला डाउनलोड कर लें और वहां पर फ्री का जो भी कंटेंट उपलब्ध है वो ले लें। जल्दी ही हम यहां पर अपना अनाउंसमेंट कोर्सेज का करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ जाए। बाकी वहां पे एप्लीकेशन पर क्लासेस कैसे चलती हैं उसके लिए एक डेमो का आपके पास में फ्री डेमो वीडियो उपलब्ध कराया गया है। क्लास के प्रॉपर नोट्स PDF फॉर्म में मिलेंगे। RAS के केस में हम बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो उनके ऊपर है। अगर वो चाहते हैं प्रिंटेड मटेरियल लेना तो हम उन्हें जेरोक्स फॉर्म में उन्हें उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। अदरवाइज PPT तो हमारे प्रॉपर तरीके से बनती ही हैं, वो आपके पास में उपलब्ध होती रहेंगी। तो हमने हैंड रिटन मटेरियल लगभग हमारा 70% से ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है। बड़े युद्ध स्तर पर टीमें काम कर रही हैं। तो RAS के लिए जो भी मटेरियल हमारा बन रहा है वो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही हम बैचेस लॉन्च करेंगे, आपके बैच लॉन्च होते ही विद इन टाइम फ्रेम आप तक सारे नोट्स घर पर डिलीवर भी करवाए जाएंगे, यदि आपको जरूरत होगी तो, है ना। बाकी मतलब उस फीस में जो हम पढ़ाने की फीस आपसे लेंगे, उस फीस के अंदर आप चाहेंगे तो ऐड होगा,
नोट्स का फीस। अदरवाइज आप नहीं भी चाहेंगे और आप केवल हमारी क्लासेस नहीं चाहते, केवल नोट्स भी चाहते हैं, तो भी हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। जो आपको ठीक बैठे, जो आपको समझ में आए, आप उस तरीके से कार्य में ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। फीस क्या रहेगी यार? फीस बहुत ही नॉमिनल फीस रखने वाले हैं। देखिए राजस्थान के अंदर ऑन एन एवरेज जो ऑनलाइन कोचिंग्स पढ़ा रही हैं वो आरएएस की फीस 50,000 60,000 रखती हैं, है ना। मतलब यहाँ की जितनी भी कोचिंग्स हैं उनकी फीस 50-60 हज़ार रुपए, लेकिन हम बहुत ही नॉमिनल फीस रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बता दो, चलो आज इसी तरह से ट्रायल भी देख सकते हैं। जब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कोचिंग चल रही हैं, जो यहाँ पर एक रेफरेंस बना हुआ है, उनकी ऑफलाइन की फीस तो लाख रुपए है, सवा लाख रुपए है। ऑनलाइन की फीस वो 50,000 40,000 60,000 ऐसे लेते हैं। आप बता दीजिए कि हम कितनी फीस रख सकते हैं, क्योंकि असल में आरएएस के साथ मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, 16 सब्जेक्ट पढ़ाने के होते हैं, है ना। अगर आप ये सोचें नहीं सर 1,500 रुपए टाइप से फीस होगी, तो वो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। 16 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अगर मैं 16 टीचर भी नियुक्त करता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि 8 टीचर भी 16 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या 7 टीचर भी 16 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो भी वो अपने आप में बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप बता दीजिए कि क्या फीस उसके लिए उपयुक्त रहेगी जब 16 सब। और आप जानते हैं, अगर आप अपनी पाठशाला के नियमित विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा मेरी जो फाउंडेशन बैचेस भी चल रहे हैं उसमें कंटेंट किस लेवल का होता है। तो लेवल जब आपको ऑलरेडी पता है ना, तो ऐसी स्थिति में वो जब मैं क्लासेस लेकर आऊंगा तो वो टाइम पास के लिए नहीं होंगी। देखिए अब तक क्या हो रहा है, अभी तक हो ये रहा है कि बच्चों के साथ में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो सस्ते बैचेस लोग लेकर आ रहे हैं ना, उनके लिए नाम के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। वास्तविकता में हमारा उद्देश्य इतना है कि आपके साथ में अगर कोर्स साझा कर दिया गया तो फिर वो गारंटेड हो कि क्वेश्चन पेपर में इतनी हिम्मत से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि जिस दिन पेपर होगा, पेपर के बाद में विश्लेषण कराने खुद प्रेजेंट होऊंगा, अपना मटेरियल नोट्स लेकर हाजिर होऊंगा। चाहे विश्लेषण कराने में 2 दिन ज्यादा ले लूं, लेकिन ये चेक कराऊंगा कि देख लीजिए मेरी क्लास में से क्या क्या आया, इस गारंटी के साथ। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो ऐसी स्थिति में ये तो कॉन्फिडेंस हमारे पास होगा ही कि मैं ये चेक करा सकूं कि मेरी क्लास से क्या क्या आया। इस गारंटी के साथ अगर बैच में उतर रहा हूं तो भैया आपके लिए मेहनत करना बनता है। आप उसके अंदर बता दीजिए कितनी फीस आप एक्सपेक्ट करते हैं। 9,999, 15,000, 30,000, 5,000, 25,000, 20,000। मतलब आप लोग जो हैं वो देखिए, मेरी एक सबसे अच्छी चीज मुझे जो भगवान ने दी है ना, वो क्या है, वो आप लोग जो मुझे मिले, जो चुनिंदा लोग हैं, लेकिन उनकी इतनी समझ अपने अंदर है कि अगर कोई भी कार्य सर करने जा रहे हैं, और ये मतलब इस बात में कोई छुपी हुई चीज नहीं है, मेरा आपके प्रति जो समर्पण है ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने जो भी अब तक कहा है वो एट पार लेवल पर किया है। देखिए तकनीकी असुविधाएं होती हैं समटाइम्स, कुछ प्रॉब्लम्स कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में चलती रहती हैं, आखिर मैं भी इंसान हूं। लेकिन जो समर्पण आपके प्रति रहा है, जो भी मेरे अपनी पाठशाला के नियमित विद्यार्थी हैं, जिनको मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे एक सस्ता कोर्स बच्चों के लिए लाना था, इसलिए मैं फाउंडेशन बैच 4 सब्जेक्टों का लेकर आया था। उन बालकों को यह तो समझ में आ चुका होगा अब तक कि सर किस लेवल का कंटेंट हमको करा रहे हैं। उम्मीद है उनको यह बात समझ में आ गई होगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, वो हमारा फाउंडेशन बैच था तो हमने इसमें बहुत बेसिक लेवल पर चीजें कराई हैं और बहुत शानदार लेवल पर कराई हैं। उनको ये रियलाइज हो गया कि सर ने पता नहीं 2000 में हमको क्या क्या दे दिया। आरएएस का जब चलेगा ना क्लास, तो यहां पर मैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप सब्जेक्ट का अंदाजा लगाइए, आपको इससे अंदाजा लग जाना चाहिए सब्जेक्ट्स में क्या क्या होगा, आरएएस में आता क्या है। एक बार इन जनरल समझ लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे पार्ट हैं उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ में मैनेजमेंट, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है, मैनेजमेंट। इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स में योगा सब्जेक्ट का हिस्सा है भाई, है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का हिस्सा है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का हिस्सा है, एथिक्स सब्जेक्ट का हिस्सा है। 16 सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से हमारे इसमें पूछे जाते हैं। अब 16 सब्जेक्ट के लिए अगर आप टीचर, आप कहिए सर आप ही पढ़ा दीजिए, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल कैसे है। 4 महीने में अगर पेपर होने वाला है तो युद्ध स्तर पर क्लासेस चलेंगी। तरीके हमारे द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, चूंकि फाउंडेशन बैच, हम उसमें भी फाउंडेशन बैच ही लाएंगे। तरीका हमने जो आपके लिए निर्धारित किया है उसके अंदर प्रॉपर यही है कि सबसे पहले आपकी प्रीलिम्स को फोकस करके तैयारी की जाएगी।
प्रीलिम्स और मेंस में टाइम मिलता है 3-4 महीने का, तो जो बच्चे जिनको ये लग रहा होगा कि हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है उनके लिए भी सेशन यूजफुल होंगे, और जिन्हें लग रहा है कि नहीं है तो हम मेंस की क्लासेस भी उसी समय पैरेलली चला देंगे। इस प्रक्रिया को करने में लगभग 1 साल का पूरा समय लगेगा, लेकिन जो प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम 3 से 4 महीने के भीतर भीतर पूरी कोशिश करके आपके सामने प्रीलिम्स का कंटेंट प्रस्तुत कर देंगे। यह हमारा युद्ध स्तर पर प्रयास रहेगा। हाँ जी, 50,000, 10,000, ये 2 तरह की रेट प्रमुखता से आ रही हैं। हाँ, एक बालक लिख रहे हैं सर फिर भी प्राइस नॉमिनल रखिएगा। आप चिंता मत करिए, आप जितनी भी रेट्स लिख रहे हैं ना, मतलब मैं आपको यह अश्योर कर देता हूं कि आपको मेरी प्राइसेस पर बुरा नहीं लगेगा। आपके मन में खुद से यह भाव उत्पन्न होगा कि जब मुझे इतना कुछ मिलने वाला है तो सर ने जो प्राइस बोली है ना वो किसी भी मायने में ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, बस इस बारे में आश्वस्त रहिए और बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, पुरुष भी आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।